नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन वे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास रहने वाली है बीए सेकंड ईयर वालों के लिए। दोस्तों, अपने बीए सेकंड ईयर वालों के लिए राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर है। हमारी एक महामैराथन क्लास हो चुकी है, अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है दोस्तों, जिसमें हमने वो पहले वाली जो फर्स्ट पेपर की महामैराथन क्लास थी तो उसमें हमने देखा था अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर डिस्कशन किया था। ठीक है, तो अति इम्पोर्टेंट बात तो ये रहती है कि निबंधात्मक प्रश्नों को देखना। दोस्तों, कौन कौन से निबंधात्मक प्रश्न इम्पोर्टेंट है और उनमें से कौन कौन से ऐसे सवाल है जिसको मैं आपके सामने इस प्रकार समझा सकता हूँ कि आपके एग्जाम में वो सवाल कभी भी गलत ना हो। तो दोस्तों, आप अंत तक जुड़े रहे, ताकि क्या है कि निबंधात्मक प्रश्नों में से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे वो ही मैं आप सभी के सामने इस वन वीक सीरीज की जो इम्पोर्टेंट सीरीज है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो उन्हीं को आपके सामने लेने की पेश करूंगा। तो दोस्तों, आप अंत तक जुड़े रहे, यही आपसे लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों, आपके एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो आप अपनी सीरीज को लेकर बहुत ही सीरियस हो जाइए दोस्तों, यही आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। ठीक, तो चलिए, तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं निबंधात्मक प्रश्नों की ओर। हमारा कदम आ चुका है, इसमें हम वही सवाल पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आने लायक बहुत ही अधिक संभावना है और पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कई बार। तो दोस्तों, आप जुड़े रहे और उन्हीं सवालों को देखें, ताकि क्या है कि वास्तव में सीरीज में से कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पता चल सके। तो यही बात रहती है दोस्तों। तो चलिए, सवाल पूछा जा सकता है कि संविधानवाद की व्याख्या कीजिए। आखिर संविधानवाद है क्या, इसकी व्याख्या करनी है आपको दोस्तों। निबंधात्मक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है और उसके प्रकार कौन कौन से। अब संविधानवाद क्या है और उस संविधानवाद की व्याख्या करने के बाद में हमें उसके प्रकारों के बारे में लिखना है और संविधानवाद की अवधारणा का भी वर्णन करना। वास्तव में संविधानवाद है तो उसमें कौन कौन सी अवधारणा दी गई है, किस अवधारणा के अनुसार किस प्रकार के कार्य है, किस प्रकार की व्यवस्था है, उसके बारे में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से लिखना है आपके एग्जाम में। और मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में आप अपने एग्जाम में किस प्रकार इस सवाल को लिख सकते हैं और इसका आंसर बेहतर तरीके से लिखेंगे, तभी जाकर आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। संविधान और संविधानवाद के मध्य अंतर निर्भर, संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, ये दोस्तों इसमें फर्क थोड़ा बहुत है, लेकिन अंतर पूछ लिया गया कि इसमें वास्तव में कितना फर्क है। थोड़ा बहुत फर्क मिलता है। संविधानवाद क्या है और संविधान क्या है, तो उसके बारे में। संविधानवाद की विशेषता कौन कौन सी, संविधानवाद में जो अब संविधानवाद दिया गया है तो उसमें अच्छी अच्छी बातें कौन सी वो लिखनी मुख्य बात है। ठीक है, उसकी विशेषता हो गई। संविधानवाद की व्याख्या करते हुए प्रजातांत्रिक राजनीति में उसका महत्व। संविधानवाद की व्याख्या करो और इसका प्रजातांत्रिक यानी उसमें प्रजा की जो राजनीति है तो उसमें क्या महत्व है संविधानवाद के, तो उसके बारे में लिखना है। संविधानवाद के अर्थ लक्षणों की व्याख्या करो। दोस्तों, सवाल सेम है, लेकिन जो पूछने का क्राइटेरिया, पूछने का तरीका है वो थोड़ा अलग अलग हो सकता है। आपके एग्जाम में भी दोस्तों हो सकता है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। संविधानवाद की केवल व्याख्या करनी किस प्रकार है। तो संविधान क्या है, संविधान भी सभ्य देश के शासन का निरपेक्ष आधार संविधान माना जाता है। संविधान है हमारा किसी भी संविधान है वो किसी भी सभ्य देश से, कोई सभ्य देश से, समाज वाले से, सभ्य देश के जो शासन का निरपेक्ष आधार संविधान माना जाता है। कोई भी देश हो, कोई भी सभ्य देश हो जिसमें अनेक सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा देश जिसमें अनेक सारे लोग विविधताओं में भी एकता वाला देश है, तो वो भी एक शासन निरपेक्ष आधार प्रदान करता है और संविधान को मानता है। तो वही क्या है, संविधान है। संविधान वह लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश के शासन व्यवस्था संचालित होती है। संविधान वो एक देश का आधार होता है, एक देश के निर्णय लेने का आधार होता है, जिसके आधार पर ही देश का संचालन होता है। जो किस प्रकार संविधान लिखा गया है उसी के आधार एक लिखित दस्तावेज होता है। ठीक, सी एफ स्ट्रंक किसी विद्वान के अनुसार संविधान उस सिद्धांतों का समूह है। सिद्धांत है वो उस सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों, राज्य के अधिकारों, कोई भी राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों, दोनों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। या फिर राज्य हो या फिर नागरिक हो, इन दोनों के मध्य कोई भी संबंध या फिर सामंजस्य स्थापित करना है तो एक सामाजिक संविधान का अध्ययन होगा। संक्षेप में संविधान एक संगठन का प्रतीक है। दोस्तों, हम संक्षेप में समझे तो संविधान एक संगठन का प्रतीक है। संविधान क्या, एक संगठन को बनाए रखने की एक विधि है, इसका प्रतीक है। ठीक है, तो ये भी बात कुछ लोग बताते हैं, कुछ वैज्ञानिक बताते हैं। इसमें किसी राष्ट्र के मूल्य, विश्वास एवं आदर्श निहित रहते, यानी संविधान है तो संविधान में
एक संगठन वाला प्रतीक होता है संविधान, ये बात बता रहे हैं। तो इसमें राष्ट्र के मूल्य और विश्वास के आदर्श, राष्ट्र का जो मूल्य है, राष्ट्र का जो विश्वास है, उसके आदर्श है राष्ट्र के, तो वो इसमें निवासित निहित है, वो रहते हैं। इसमें साधनों की सुव्यवस्था को प्रधानता होती है, जो भी साधन है उसकी सुव्यवस्था है, उसको व्यवस्थित रखने की व्यवस्था है, तो वो इसमें प्रधानता पाई जाती है, प्रधानता प्राप्त होती है। संविधान निर्मित होते हैं, संविधान है वो निर्मित होते हैं जो औपचारिक संशोधनों तथा परंपराओं के विकास के आधार पर अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप ढालते रहते हैं। संविधान का औचित्य मुख्यतः विधि के आधार पर सुनिश्चित होता है। दोस्तों यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम संविधान को अगर जरूरत पड़े तो उसको बदल सकते हैं, यानी अपने हिसाब से उसको डाल सकते हैं और उसको अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर आधे लोग चाहते हैं कि संविधान को परिवर्तित करना है और आधे कहते हैं नहीं करना है। दोस्तों आधे से अधिक कह रहे हैं कि नहीं करना है और कुछ लोग कहते हैं कि करना है, तो नहीं होगा। लेकिन भारत के कुल राज्यों में से अगर आधे से अधिक राज्य संविधान को परिवर्तित करने में सहमत है तो दोस्तों संविधान परिवर्तित होगा। अगर एक दो देश कह रहे, एक दो राष्ट्रीय राज्य कह रहे और पूरा जो देश है वो नहीं मान रहा है कि संविधान को परिवर्तित करना है, तो नहीं होगा। उसमें अनेकों की जरूरत होती है, तभी जाकर उसमें क्या फेरबदल की जा सकती है। तो ये व्यवस्था संविधान की एक कठोरता की दृष्टि से और एक लचीला भी, यानी उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। दोस्तों आगे है संविधानवाद। हमने संविधान पढ़ा कि संविधान क्या है। संविधान एक देश की कुंजी है और उसी कुंजी के आधार पर देश का मैनेजमेंट होता है, देश का संचालन होता है, क्या संविधान के आधार पर। लेकिन संविधानवाद क्या है? प्रत्येक देश में दो प्रकार के कानून होते हैं, हर एक देश में दो प्रकार के कानून होते हैं, साधारण कानून और संवैधानिक कानून। पहला साधारण कानून, एक संवैधानिक कानून। संवैधानिक और साधारण कानून अर्थात संविधान, साधारण कानून को या फिर ये संवैधानिक कानून को या फिर संविधान को, साधारण कानून और एक संविधान। इसमें सामान्यतः वैधानिक कानून को मान्यता की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त है। इन दोनों में से संवैधानिक कानून को, जो संवैधानिक कानून है ये वाला, ये संवैधानिक क्या कहो या फिर संविधान वाला कानून कहो, तो इसको क्या संवैधानिक कानून को सामान्यतः कानून की जो सामान्य कानून है इस संविधान सामान्य कानून की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त है। शासन और शासक वर्ग को सामान्यतः साधारण कानून और कुछ सीमा तक संवैधानिक कानून की शक्तियां प्राप्त होती है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई है कि शासन और शासक वर्ग नियंत्रण की व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए। नियंत्रणों की यह व्यवस्था स्थगित होनी चाहिए, जिससे उसकी अवहेलना अपेक्षाकृत कठिन हो जाए। दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वान हैं, तो इस विद्वानों ने क्या बताया इस संविधानवाद के आधार पिनोक और स्मिथ के अनुसार, विद्वान पिनोक और स्मिथ ने क्या बताया कि संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्य का नाम ही नहीं वरन राजनीति शक्ति के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण। राजनीति संगठन होते, कोई भी राजनीतिक संगठन है तो उसको प्रभावशाली नियंत्रण तरीके से बांधना है, एक नियंत्रण का काम करता है, तो वो कौन करता है? संविधानवाद करता है। संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्य नहीं है, वो ऐसा तथ्य है, ऐसा प्रक्रिया है जो राजनीतिक शक्ति संगठन होता है उसको भी नियंत्रित भी करता है एवं प्रतिनिधित्व प्राचीन परंपराओं तथा भविष्य की आशाओं का प्रतीक है। प्राचीन और प्रतिनिधि जो परंपरा है, पहले की जो परंपरा है तथा भविष्य की आशा है, तो उसका प्रतीक कौन है? संविधानवाद है। लेकिन संविधान क्या है? संविधान एक देश का आधार है, देश का संचालन करने वाला आधार है। लेकिन संविधानवाद क्या है? यह देश के जो शक्ति संगठन है, राजनीतिक संगठन है, तो उसको प्रभावशाली तरीके से अपने नियंत्रण में रखता है और वो कहता है कि आप इसी आधार पर चलाओ और इसी आधार पर चलो। और प्राचीन जो परंपरागत पीढ़ियों से जो व्यवस्था चली आ रही है और संविधान के अनुसार चली आ रही है, तो उस संविधान के अनुसार संविधानवाद के कहने पर वो उसी प्रकार परंपराओं को बनाए रखती है और भविष्य की आशा यानी आगे आने वाले भविष्य होगा तो वो भी एक संविधानवाद के अनुसार चलेगा। संविधान में जिस प्रकार लिखा होगा, जिस प्रकार की व्यवस्था होगी, उसी के आधार पर चलेगा, तो इसको हम संविधान की आशा कह सकते हैं। भविष्य भारत की जैसे अलग अलग देशों की आशा भी इसको कह सकते हैं संविधानवाद को। ठीक है, एक और विद्वान है जॉन ब्लोडेल के अनुसार इसने संविधानवाद को क्या बताया कि संवैधानिक शासन वह है जो विशेषतया
उदारवादी हो, शासन की शक्ति और उसके प्रयोगों को प्रतिनिधि करता हो। जो शासन की शक्तियां और उसके प्रयोगों का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी कोई भी शासन है, कोई भी सरकार है, उसके शासन, सरकारों की शक्ति या फिर शासन की शक्ति, सरकारों की शक्ति या फिर शासन की शक्ति या फिर उसके प्रयोगों, कोई भी शक्ति है तो उसका प्रयोग करता है, तो उस प्रयोग को, कोई भी सरकार है वो किसी प्रयोग को चलाती है, किसी योजना को चलाती है, तो वो संविधान के अनुसार चलती है। यानी संविधान कहता है तो हम क्या कहेंगे उसको, संविधानवाद। संविधानवाद के अनुसार कोई भी सरकार की शक्ति हो या फिर सरकार की शक्तियों के प्रयोग करने हैं तो भी इसको प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व हो, और राज्य के नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान क्या है, राज्य के जो नागरिक है उसको अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन शासन को उसके कायदों में चलना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात पर आगे बढ़ते हैं। संविधानवाद के लक्षण एवं विशेषता है। संविधानवाद क्या है, तो इसके लक्षण क्या है, संविधानवाद के लक्षण और उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में दोस्तों सवाल पूछा गया है कि संविधानवाद के लक्षण बताइए और उसकी विशेषता बताइए। तो दोस्तों हम इस पर डिस्कशन करेंगे। संविधानवाद की प्रमुख विशेषता और लक्षण, पहला है संविधानवाद मूल्य संबंध अवधारणा। संविधानवाद है वो मूल्य, एक मूल्य के आधार पर मूल्य से संबंधित एक अवधारणा है संविधानवाद। तो संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से, किससे, राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र है तो उसके जीवन दर्शन से संबंधित कौन है, संविधानवाद है। तो यह उन मूल्यों विश्वासों, यह उन मूल्यों विश्वासों राजनीतिक आदर्शों की संकेत करता है। यह उन मूल्यों, उन विश्वासों और उस राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय है, जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय होते हैं, अच्छे लगते हैं, तो उसी के विश्वासों और राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है कौन, संविधानवाद। ठीक है, तो ये भी क्या संविधानवाद का एक लक्षण है जो हर राष्ट्र का जीवन का आधार होता है। संविधानवाद क्या है, हर राष्ट्र के लिए क्या है, आधार होता है, तो ये भी एक लक्षण हो गया। यह संवैधानिक दर्शन राजनीतिक समाज को अभिजनों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर कि अगला लक्षण कौन सा है। संविधानवाद संस्कृति संबंध अवधारणा है। संविधानवाद है वो संस्कृति के संबंधित, संस्कृति से संबंधित अवधारणा है। संविधानवाद की धारणा यह जगह व स्थान विशेष की संस्कृति से संबंध पाई जाती है। हर देश के आदर्श, मूल्य व विचारधारा उस देश की संस्कृति की उपज होती है। यानी हर देश की, हर देश और हर राष्ट्र की जो धारणा है और उस धारणा की जो जगह है और उसका विशेष स्थान है, तो उसमें जो संबंधितता पाई जाती है, तो हर देश के आदर्श और मूल और विचारधारा है, तो इसी संस्कृति के उपज होती है। यानी संविधानवाद की जो संस्कृति है उसी के अनुसार आगे बढ़ती रहती है। अगला है संविधानवाद की अगला लक्षण है संविधानवाद गणत्यात्मक अवधारणा है। जो संविधानवाद है वो गणत्यात्मक धारणा है। संविधानवाद में विशिष्ट बात यह है, संविधानवाद में विशिष्ट बात तो यह है कि इसमें स्थायित्व के साथ साथ गणत्यात्मकता भी पाई जाती है। संविधान में क्या होता है कि स्थायित्व होता है, वो फिक्स होता है, उसको चेंज नहीं करते, लेकिन उसमें गणत्यात्मकता पाई जाती है। यही कारण है कि यह प्रगति में बाधक नहीं है। यह आगे बढ़ने की जो प्रगति है उसमें बाधक संविधान कभी नहीं बन सकता। ठीक है, यही इसका कारण है कि वो क्या है, स्थिर है, स्थायी है और गणत्यात्मक है। ठीक है, प्रगति का साधक बना रहा है, प्रगति का साधक है वो बना रहा है। अगला पॉइंट है संविधानवाद के लक्षण का अगला लक्षण है, पॉइंट है, क्या है, संविधानवाद सहभागी अवधारणा। कैसे संविधानवाद है वो सहभागी अवधारणा कैसे, यह राष्ट्र के मूल्य, विश्वास, राजनीतिक आदर्श, संस्कृति के प्रतीक अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। दोस्तों एक राष्ट्र का जो मूल्य होता है, एक देश का जो मूल्य होता है, एक देश का विश्वास होता है, राजनीतिक आदर्श होता है, देश में हर प्रकार की व्यवस्था होती है। दोस्तों देश की जो संस्कृति होती है, देश में जो रहने के रंग ढंग यानी मान सम्मान का जो संस्कृति होती है, तो उसके प्रतीक देशों में निष्ठा हो सकती है। दोस्तों ये संविधानवाद की एक अच्छी और संविधानवाद समभागी यानी सभी की ओर से समान समभागी धारणा है। अतः कई देशों में राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं, मान्यताएं समान हो सकती है। यानी हर किसी देश में जो राजनीतिक धारणाएं होती है, राजनीतिक अवस्थाएं होती है, आस्थाएं होती है, वो भी एक क्या महत्वपूर्ण रूप से समान हो सकती है। ठीक है, समान हो सकती है। ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समानताएं रखता है। ऐसे देश होते हैं जिसमें संविधान अच्छी तरीके से चलता है, तो उसमें एक आधारभूत समानताएं वो रखता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला लक्षण है संविधानवाद साध्य से संबंधित धारणा है।
संविधानवाद है वो साध्य से संबंधित, साध्य से रिलेटिव एक धारणा है। ठीक है, किस प्रकार? संविधानवाद मूलतः संविधानवाद मूलतः साध्यों से संबंधित धारणा। कैसे? साध्य यानी किसी भी चीज को एक अच्छी तरीके से पूर्ण करने वाला जो साधन होता है, तो उस साध्यों के रूप में बहुत ही एक संबंधित अवधारणा है। किंतु यह साधनों की पूर्णतया अवहेलना नहीं कर सकता। ये संविधानवाद है वो किसी भी साधनों की पूर्ण रूप से अवहेलना नहीं कर सकता। फिर भी संविधानवाद मुख्यतः लक्षणों का सूचक है। आगे बढ़ते हैं 60वें पॉइंट की ओर। 60वां लक्षण है हमारे संविधानवाद का। 60वां लक्षण है कि संविधानवाद संविधान पर आधारित धारणा है। संविधानवाद संविधान पर आधारित धारणा। संविधानवाद क्या है? एक संविधान के आधार पर एक धारणा है, यानी संविधान ने जो बताया है तो उसी के आधार पर जो चलता है वो कौन है? वो संविधानवाद है। तो संविधानवाद है वो संविधान पर आधारित एक धारणा है। किस प्रकार? सामान्य परिस्थितियों में, हर किसी सामान्य परिस्थिति में लोकतांत्रिक राजनीति समूह के मूल्यों व गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। यानी कि हर किसी परिस्थिति में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समूह के मूल्यों व गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट रूप से मूल्य होते हैं। किसी भी संस्कृति के राजनीतिक के समूह होते हैं, मूल्य होते हैं, या फिर उस संविधान के, उस राजनीतिक संविधान के जो गंतव्य होते हैं, राजनीतिक जो संविधान उसके गंतव्य होते हैं, तो उस गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ऐसे ही संविधान पर ही संविधानवाद आधार, यानी संविधान के ऊपर ही संविधानवाद है वो आधारित रहता है। यही पर संस्थागत प्रक्रियाओं का संगठन व स्थापना करता है। तो इसी के आधार पर वो यहीं पर क्या संविधान की प्रक्रियाओं का गठन और स्थापना की जाती है, जिससे संविधान व्यवहारिक व वास्तविक बनता है। संविधान है वो व्यवहारिक और वास्तविक बनता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की ओर। संविधान। दोस्तों अब तक हमने पढ़ा था संविधानवाद के बारे में, अब आ रहा है संविधान। तो ये भी एक विशेषता, एक लक्षण है। यद्यपि संविधान का अस्तित्व संविधानवाद की कोई गारंटी नहीं है। यद्यपि हमने ये नहीं कह सकते कि संविधान का अस्तित्व, जो संविधान का अस्तित्व है वो संविधानवाद की कोई गारंटी नहीं है। यानी संविधानवाद का अस्तित्व, संविधानवाद क्या है कि संविधान का अस्तित्व, संविधान का जो अस्तित्व वो संविधानवाद की कोई गारंटी नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन यह तथ्य है कि संविधानवाद के बिना संविधान संभव नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि संविधानवाद के बिना संविधान संभव नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि संविधान के बिना संविधानवाद संबंधित है। हम ये कह सकते हैं कि संविधानवाद के बिना संविधान संभव नहीं है, लेकिन संविधान के बिना संविधानवाद संभव नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन ये कह सकते हैं कि संविधानवाद के बिना तो संविधान संभव है, लेकिन संविधान के बिना संविधानवाद है वो संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधानवाद के लिए आधारशिला प्रस्तुत करता है। जो संविधान है वो संविधानवाद के लिए आधारशिला प्रस्तुत कर सकता हम कह सकते हैं। 8वां पॉइंट है लोकतंत्रीय शासन। दोस्तों आगे है लोकतंत्रीय शासन भी, ये भी हमारे जो संविधानवाद के लक्षण है, तो उसमें मुख्य पॉइंट आता है 8वां। लोकतंत्रीय शासन भी हमारे इस संविधानवाद के अंतर्गत है कि हमें लोकतंत्र को ही संविधान या संविधानवाद को लोकतंत्र का समरूप मान लेने की मूल भूल है वो नहीं करनी चाहिए। हमें लोकतंत्र को ही, हमें जो लोगों का तंत्र है उसको भी संविधानवाद या फिर संविधानवाद या संविधानवाद को लोकतंत्र का रूप मान लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र और संविधानवाद परस्पर समरूप न होने पर लोकतंत्रीय शासन संविधानवाद की एक पूर्व शर्त है। और कार्टर तथा हर्ट्स के शब्दों में, दोस्तों विद्वान कार्टर तथा हर्ट्स के शब्दों में ये कहा जा सकता है कि संविधानवाद अधिनायकवाद विहीन राज्य में ही संभव है। कहाँ पर? संविधानवाद अधिनायकवाद विहीन राज्य है उसमें संभव है। अगला है 9वां पॉइंट है विधि सम्मत शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था। विधि के अनुसार जो शासन होता है वो सत्ता होती है, तो उसका नियंत्रण भी ये संविधानवाद है वो करता है। तो ये भी इसका लक्षण है। अगला लक्षण है मूल अधिकारों की व्यवस्था। जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, व्यक्तिगत मूल अधिकार होते हैं, तो उसकी मूल अधिकारों की व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो दोस्तों अब हमारा अगला सवाल बनता है
अच्छे सवाल के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अमेरिका का जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, उसके बारे में दोस्तों विशेषता कौन कौन सी है संविधान अमेरिका के संविधान की, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख कर जाना और मैं आपके सामने इसको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप अपनी ध्यान को इसी स्क्रीन पर रखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप सभी के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश में रहूंगा। तो आप दोस्तों समझिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषता लिखनी है अमेरिका के संविधान की दोस्तों, सवाल सीधा सीधा। तो चलिए दोस्तों आंसर की और आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, पहली विशेषता का पहला पॉइंट है सबसे प्राचीनतम निर्मित एवं लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान है वो बिल्कुल छोटा हो, भारत का जो संविधान है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अमेरिका का संविधान है वो बिल्कुल छोटा है, लेकिन क्या है, निर्मित और लिखित संविधान है। एक निर्मित और लिखित संविधान, ये पहले इसकी विशेषता होगी, आप जानते भी होंगे। अमेरिकी संविधान आधुनिक युग का प्राचीनतम लिखित और निर्मित संविधान है। दोस्तों अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिकी जो संविधान है वो आधुनिक युग का प्राचीनतम, आज के युग का प्राचीनतम लिखित एवं निर्मित संविधान है। इस संविधान का निर्माण 1787 में बुलाए गए फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया। दोस्तों इस अमेरिका के संविधान का निर्माण कब किया गया, 1787 में। दोस्तों याद रखना, सन याद रखना, 1787 में लिखित संविधान है और आधुनिक युग का है लिखित और निर्मित संविधान। 1787 में ये बनाया गया, सम्मेलन में बना था, एक सम्मेलन का नाम है फिलाडेल्फिया, ठीक है। इस सम्मेलन में किया गया तथा सन 1789 में लागू हुआ। निर्मित तो हो गया था 87 में, 1787 में निर्मित हो गया था, लेकिन 1789 में इस अमेरिका के संविधान को लागू किया गया। जबकि लिखित संविधान की कोई परंपरा नहीं होती, जो लिखित संविधान होता है उसकी कोई परंपरा नहीं होती। इस रूप में इसने आने वाले युग में अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श का कार्य किया, आने वाले जो राज्य है उसके लिए एक आदर्श का कार्य किया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला अमेरिका के संविधान की अगली विशेषता है कठोर संविधान। दोस्तों अमेरिका का संविधान भारत के समान ही कठोर संविधान है। तो अमेरिका का संविधान कठोर या फिर अचल संविधान है, उसको हम बदल नहीं सकते। अमेरिका में संवैधानिक संशोधनों की एक विशेष पद्धति है जो जटिल और धीमी है। दोस्तों जो संविधान अमेरिका के संविधान को संशोधन करने की जो पद्धति है, जैसे कि हमारे भारत में संविधान को संशोधन करना है तो आधे से अधिक राज्यों की अनुमति लेनी पड़ेगी, तो इसी प्रकार अमेरिका का जो संवैधानिक संशोधन है यानी संविधान में जो संशोधन करना है तो उसकी एक विशेष पद्धति होती है, वो जटिल पद्धति होती है और धीमी धीमी पद्धति होती है, उसी के आधार पर संविधान को बदल सकते हैं। यही कारण है कि पिछले लगभग 232 वर्षों में संविधान में केवल 27 संशोधन ही हो पाए। दोस्तों यही कारण है, अमेरिका की बात हो रही है दोस्तों, भारत की नहीं। भारत में तो बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका की जो संविधान में परिवर्तन करने की विशेष पद्धति है और वो भी जटिल और धीमी पद्धति है। अमेरिका के संविधान को अगर परिवर्तित करना है तो बिल्कुल धीरे धीरे होगा, जटिल और धीमी पद्धति है, ठीक है। इसी के कारण आज तक 232 वर्ष हो गए, लेकिन इस अमेरिका में 27 संविधान है वो संशोधन किए गए। 232 वर्षों में अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था, 1789 में। 1789 से लेकर 200 इसके बाद में 232 वर्षों में केवल और केवल 27 संशोधन हो पाए। दोस्तों कितना कठिन होगा, यानी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल धीमी प्रक्रिया संविधान को संशोधन करने में, और इसमें भी 10 संशोधन तो एक साथ संविधान के निर्माण के तुरंत बाद नागरिकों की मौलिक अधिकार प्रदान करने हेतु प्रस्तावित किए गए। दोस्तों जैसे ही संविधान लागू किया, जब संविधान लागू करने के बाद में उसके जस्ट बाद में, ठीक है, 10 संशोधन ऐसे हुए जो लोगों की आवश्यकता थी, यानी लोगों को जो लोग होते हैं, नागरिक अमेरिका में रहने वाले लोग होते हैं वो नागरिक होते हैं, तो उस नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं उसके लिए तो 10 संशोधन किए गए, उसी समय कर दिए गए। लेकिन जो बाद वाले 17 संशोधन है तो वो बाद में धीरे धीरे होते रहे, कितने वर्षों में, 232 वर्षों में हुए। आगे संवैधानिक संक्षिप्त, सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। दोस्तों सर्वाधिक है इस अमेरिका का संविधान है वो सर्वाधिक है, बहुत ही अच्छा सर्वाधिक, और कैसा है, संक्षिप्त है। संक्षिप्त यानी छोटा सा संविधान है। लिखित होने के साथ ही अमेरिका संविधान अति संक्षिप्त है। दोस्तों बिल्कुल छोटे कम ही पेजों में इसको समेट लिया गया। इसमें 7 अनुच्छेद है। दोस्तों कितने, अमेरिका में 7 तो अनुच्छेद है, हमारे तो बहुत 300 कैसे 395 कितने हैं अनुच्छेद हमारे भारत में, तो भारतीय संविधान में, लेकिन अमेरिका में कितने, 7 अनुच्छेद है। मुनरो के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द है, कितने
केवल और केवल अमेरिका का संविधान है उसमें 4000 शब्द लिखे गए और जो 10-12 पृष्ठों में मुद्रित है। दोस्तों 10-12 पृष्ठ किस प्रकार होते हैं, एक पृष्ठ का ये वाला भाग और एक इसके पीछे वाला भाग, तो ये पृष्ठ हुआ, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, ठीक है। तो इस प्रकार जो अमेरिका का संविधान है उसमें 4000 तो शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन 10 और 12 पृष्ठों में ये क्या समेट लिया गया, मुद्रित है और इससे आधे घंटे मात्र में पढ़ा जा सकता है। अमेरिका का संविधान है वो आधे घंटे मात्र में पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमें अनुच्छेद याद करने में बहुत सारा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि बहुत 395 के आसपास हमारे संविधान है दोस्तों। तो इसको किस संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था है, किसको कब लागू किया, किसका संविधान संशोधन करके इस प्रकार कर लिया, दोस्तों याद करने में बहुत ही दिक्कत रहती है और इसमें प्रैक्टिस बहुत ही मायने रखती है, यानी उससे लगातार जुड़ा रहना, तभी जाके संविधान याद हो सकता है। अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था, दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था अमेरिका के संविधान में एक अगली विशेषता है। अध्यक्षात्मक यानी एक शासन का जो अध्यक्ष होता है, सरकार का जो अध्यक्षात्मक अध्यक्ष के रूप में जो शासन व्यवस्था है, अमेरिका संविधान अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का आदर्श उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। आदर्श उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण है। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रधान, दोस्तों अमेरिका में क्या होता है, मुख्य कौन होता है, राष्ट्रपति। अमेरिका संविधान में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है, यानी मुख्य रूप से जो कार्यपालिका प्रधान होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है अमेरिका में, आप जानते भी होगा। और संघीय सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति उसमें नहीं हो, संघीय यानी संघ की जो सरकार होती है, संघ की सरकार की जो समस्त शक्तियां कार्यपालिका शक्ति होती है वो एक राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन हमारे भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग कार्यों को अलग अलग शक्ति के रूप में निहित किया गया है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं है, कार्यपालिका होती है उस पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है और अपने कार्य के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, लेकिन अपने कार्य के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी वो नहीं होता है। तो ये भी अगली विशेषता हो गई। तो दोस्तों आगे है सीमित सरकार। अमेरिका की अगली विशेषता है सीमित सरकार के रूप में ये संविधान की अगली विशेषता है सीमित सरकार। अगला है न्यायिक सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन, यानी न्यायिक की सर्वोच्चता है, न्याय करने की सर्वोच्चता, और न्याय में पुनरावलोकन करने की भी क्षमता रखता है। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, कैसा प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। शक्ति पुनर्करण, शक्ति का पृथक्करण तथा नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत पर, जो भी शक्ति है तो उसका पृथक्करण यानी अलग अलग भाग और नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, सिद्धांत पर, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की अगली संविधान की व्यवस्था है, विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था। कैसी व्यवस्था, संघात्मक, एक संघ के रूप में शासन व्यवस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सभी दृष्टिकोणों में संघात्मक है। किस प्रकार, संघात्मक पद्धति के अनुसार केंद्र एवं राज्यों की शक्ति संविधान द्वारा विभाजित की गई है, यानी केंद्र और राज्य की शक्ति है वो संविधान के द्वारा विभाजित की गई है। तो ये एक संघात्मक व्यवस्था का एक अच्छा क्या लक्षण हो गया अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका में शासन की 3 अंगों में न्यायपालिका सर्वोच्च। दोस्तों अमेरिका के जो शासन में 3 अंग होते हैं तो उसमें न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है। कौन है, न्यायपालिका सर्वोच्च है अमेरिका में। व्यवस्थापिका के उच्च सदन सीनेट में संघ के राज्यों के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त। संविधान में निर्देश है कि इस व्यवस्था को भंग करने वाला कोई भी संशोधन वैध नहीं समझा जाएगा। संशोधन प्रक्रिया को राज्यों द्वारा प्रस्तावित करने और उसकी पुष्टि करने संबंधी अधिकार है वो प्राप्त है। दोहरी नागरिकता, दोस्तों अमेरिका में कैसी नागरिकता पाई जाती है, ये भी अगला दोस्तों ये विशेषता होगी अमेरिका की कि दोहरी नागरिकता अमेरिका में पाई जाती है। और अगला है द्विसदनात्मक व्यवस्था। कैसी, द्विसदनात्मक व्यवस्था भी अगली विशेषता है। लूट प्रणाली, दोस्तों लूट प्रणाली भी यहाँ पर अपनाई जाती है, अमेरिका की सिद्धांत की अगली विशेषता हो गई। फिर है राज्य में अपने अलग अलग सिद्धांत। दोस्तों अलग अलग राज्यों में अपने अलग अलग सिद्धांत अमेरिका में, ठीक, अमेरिका के राज्यों की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग संविधान है, ठीक है। तो ये भी अगली विशेषता होगी। दोस्तों चीन संविधान की विषय मुख्य है। दोस्तों देशों, अलग अलग देशों के बारे में संविधान की विशेषता पूछी जा सकती है दोस्तों आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने अमेरिका की, चीन की और फ्रांस की इन तीनों देशों को ले लिया आज की क्लास में। दोस्तों आप जुड़े रहे, अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश में रहता हूँ। चीन संविधान की मुख्य विशेषता लिखिए, चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं जनवादी चीन गणराज्य की गणराज्य संविधान की, यानी कि चीन गणराज्य के संविधान की मुख्य विशेषता। तो
पहली विशेषता संक्षिप्त और लिखित संविधान। चीन का जो संविधान है कैसा है, संक्षिप्त और लिखित संविधान बिल्कुल संक्षिप्त है, छोटा सा। संविधान की सर्वोच्चता, देश में संविधान के अनुसार देश की व्यवस्था संचालन होता है। तो यहाँ पर चीन का जो चीन में संविधान की सर्वोच्चता प्रदान की गई है। फिर एकतात्मक बहुराष्ट्रीय राज्य, कैसा एकतात्मक, यानी एकता है पूरे देश में, क्या है, लोगों के प्रति एकता। और बहुराष्ट्रीय राज्य, चीन बहुराष्ट्रीय राज्य होते हुए भी एकता राज्य है, कैसा एकता वाला राज्य है चीन, बहुराष्ट्रीय राज्य होते हुए भी एकतात्मक राज्य है। संपूर्ण देश को प्रशासनिक दृष्टि से प्रांतों, स्वायत्त शासी क्षेत्रों, सीधे केंद्र सरकार के अधीन नगर पालिका में बांटा गया। दोस्तों अलग अलग प्रकार से इसमें बांटा गया है। एकतात्मक बहुराष्ट्रीय भी एक अगली विशेषता इसके संविधान की होगी। चीन के संविधान की बात हो रही है दोस्तों। फिर चीन के संविधान की अगली विशेषता है सारी शक्ति लोगों की होती है। किसकी, हर एक प्रकार की पूरी शक्ति है वो कैसे, लोगों की होती है। सारी की सारी शक्ति यानी कि पब्लिक, जनता को दी गई है, जनता भी सरकार को सुनेगी। तो यही भी एक अच्छी संविधान की व्यवस्था है। अगली है नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्य। दोस्तों नागरिकों के मूल अधिकार हमारे भारत में भी है, और उसके कर्तव्य क्या है, तो ये भी संविधान की मुख्य विशेषता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल बनता है कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो ब्रिटेन की बात हो रही है, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की व्यवस्था किस प्रकार की, तो ब्रिटेन के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का वर्णन करो। इसके बारे में दोस्तों उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की व्यवस्था का वर्णन करना है दोस्तों, किसका, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की व्यवस्था का वर्णन करना है। तो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की अगर हमें व्यवस्था की बात करनी है तो व्यवस्था में क्या आएगी, विशेषता भी व्यवस्था में आएगी। विशेषता है मंत्रिमंडल की, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की जो विशेषता है तो वो भी क्या है, उसकी व्यवस्था में आएगी। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का जो गठन किस प्रकार हुआ तो वो भी एक व्यवस्था के तरीके से है, तो इसमें व्यवस्था भी आएगी। तो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के कौन कौन से कार्य है तो वो भी इसकी विशेषता है, यानी कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के ये कार्य है तो ये भी इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आएंगे। तो यानी कि ब्रिटेन के संसदीय मंत्रिमंडल की विशेषता है दोस्तों, ब्रिटेन की बात हो रही है, ब्रिटेन के संसदीय मंत्रिमंडल की विशेषता, तो ये भी क्या व्यवस्था में आएगी। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की व्यवस्था का वर्णन करना है तो ये भी लिखना पड़ेगा। तो यानी इसमें व्यवस्था में ये आता है, ठीक है। तो ब्रिटिश मंडलात्मक व्यवस्था को सामान्यतः विश्व के अन्य देशों ने ग्रहण किया है। तो किस प्रकार, पहली विशेषता है सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता, सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता, तो ये पहली विशेषता होगी। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की पहली विशेषता होगी, पहली विशेषता है कि सम्राट की वास्तविक जो कार्यपालिका है तो उसमें क्या, पृथकता। इंग्लैंड में राजा मंत्रिमंडल का औपचारिक प्रधान होने के कारण, इंग्लैंड में क्या है कि राजा जो मंत्रिमंडल होता है तो उसका प्रधान होने के कारण कार्यपालिका का अभिन्न अंग है, परंतु वह मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं है, परंतु वो क्या, मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं है। यह न तो मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यवाही में भाग लेता है, यह कौन, जो इंग्लैंड के राजा, मंत्रिमंडल का औपचारिक प्रधान तो होता है, तो इसी के कारण जो कार्यपालिका होता है वो भी इसका क्या, एक अभिन्न अंग है, परंतु वह मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं होता। इंग्लैंड का राजा मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं है, यह न तो मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यवाही करता है, जो इंग्लैंड का राजा है वो न तो मंत्रिमंडल की बैठकों की क्या कार्यवाही करता है, और न ही इसकी बैठकों में भाग लेता है। यद्यपि मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय किए जाते हैं वे सम्राट के नाम किए जाते हैं, वो किसके, सम्राट राजा के नाम किए जाते हैं। तो ये भी उसकी क्या विशेषता हो गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में भी घनिष्ठ संबंध होता है, तो ये भी ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल है इसकी विशेषता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाई जाती है। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था और कार्यपालिका के बीच में आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था और कार्यपालिका के बीच में आपस में क्या, घनिष्ठ संबंध होता है। सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, सभी मंत्री होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, परंतु अमेरिकी व्यवस्था से ब्रिटिश व्यवस्था भिन्न रूप से पाई जाती है। अमेरिकी जो व्यवस्था है
उस अमेरिकी व्यवस्था से ब्रिटिश व्यवस्था बिल्कुल भिन्न रूप से पाई जाती है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है, जहां व्यवस्थापिका कार्यपालिका दोनों पृथक पृथक है। कहां पर? अमेरिका की बात हो रही है कि अमेरिका में शक्ति सिद्धांत पृथक्करण को अपनाया गया है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को दोनों को पृथक पृथक रखा गया अमेरिका में। लेकिन मंत्रिमंडल ब्रिटेन में संसद को निर्देशित और नियंत्रित करता है। मंत्रिमंडल ब्रिटेन में संसद को निर्देशित और नियंत्रित करता है। यद्यपि मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल है वो लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अंतिम रूप से लोक सदन के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिमंडल को पदच्युत भी किया जा सकता है। बेज हार्ट के शब्दों में दोस्तों, विद्वान बेज हार्ट के शब्दों में, ब्रिटिश राजनीति का समस्त जीवन मंत्रिमंडल और संसद की प्रक्रिया ही है होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की अगली संसदीय या फिर मंत्रिमंडल की विशेषता है, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की अगली विशेषता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। हर एक अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सौंपा गया। ठीक है, अगला है राजनीतिक सजातीयता। राजनीतिक सजातीयता भी एक मंत्रिमंडल की, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की क्या विशेषता है? अगला ही गोपनीयता। तो गोपनीयता भी ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की विशेषता है, क्या? गोपनीयता। फिर प्रधानमंत्री का नेतृत्व, तो ये भी ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का क्या विशेषता है? प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी है। ठीक है, कि राजनीतिक एकता और सामूहिक उत्तरदायियों के सिद्धांत का पालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किया जाता है। मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है। ब्रिटेन में क्या होता है? जो मंत्रिमंडल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है और यह मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करता, अपितु उसमें विभागों का बंटवारा करके उसमें समन्वय एवं सामंजस्य बनाए रखने का कार्य करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के रूप में मेहराब की आधारशिला है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी फुटबॉल की टीम का कप्तान है, जो मंत्रिमंडल रूपी फुटबॉल को मैदान में मंत्री रूपी खिलाड़ियों का नियुक्त वो करता है। दोस्तों मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार हुआ? तो ये भी मंत्रिमंडल की व्यवस्था में आएगा। पूछा गया सवाल कि मंत्रिमंडल की व्यवस्थाओं को बताइए। तो मंत्रिमंडल की व्यवस्थाओं में हमने पहली पढ़ी मंत्रिमंडल की विशेषता। अगली व्यवस्था है मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार है, तो ये अगली व्यवस्था है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से मंत्रिमंडल दोस्तों हम बात किसकी कर रहे हैं? ब्रिटेन की कर रहे हैं। किसी की ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है उसकी व्यवस्था का वर्णन करना है, तो इसमें ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की व्यवस्था में मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार हुआ, तो ये भी आएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से ही मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। औपचारिक दृष्टि से प्रधानमंत्री का चुनाव सम्राट द्वारा किया जाए। औपचारिक दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो सम्राट के द्वारा किया जाता है, परंतु सामान्यतः लोक सदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट आमंत्रित कर प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देता है। दोस्तों परंतु सामान्यतः लोक सदन कि लोगों के सदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट आमंत्रित कर प्रधानमंत्री की शपथ दिला देता है। इसमें सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा या विवेक का कोई महत्व नहीं होता। इसमें क्या होता है कि सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा, जो सम्राट होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करता है, लेकिन लोग कहेंगे उसी के हिसाब चलना पड़ेगा। जनता कहेगी बहुमत दल का जो सम्राट आमंत्रित प्रधानमंत्री की पद है वो लोग कहेंगे तो उसी को प्रधानमंत्री की शपथ है वो दिलाई जाएगी। तो इसमें सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा विवेक का कोई महत्व नहीं होगा, परंतु विशेष परिस्थितियों में प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे या फिर मृत्यु हो जाए अथवा उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं बन सके, तब सम्राट अपनी इच्छा एवं विवेक का अवश्य ही प्रयोग करेगा। यानी कि जब प्रधानमंत्री अपने पद पर तो होता है या फिर वो पद पर होते हुए त्याग पत्र दे देता है, उसकी मन नहीं है तो, या फिर किसी कारणवश वो त्याग पत्र दे देता है, और या फिर ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री अपने पद पर उसको मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तब जाके ये सम्राट होता है, वो राज्य होता है, वो अपनी इच्छा या फिर विवेक का अवश्य प्रयोग कर सकता है। वहां पर जनता नहीं होती है। आगे है भूतकाल में ऐसी परिस्थिति होने पर सम्राट ने अपने विवेक का प्रयोग किया। भूतकाल में यानी कि पिछले दिनों में जो बीत चुका है, भूतकाल की परिस्थितियों में सम्राट ने अपने विवेक का प्रयोग किया था और इसी के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी।
एक परंपरा के अनुसार मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदन के लिए सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यानी कि एक ऐसी परंपरा है जिसके अनुसार मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य के, मंत्रिमंडल का हर एक सदस्य के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। अगर लोग सदन का सदस्य न हो, अगर लोगों के सदन का सदस्य न हो और मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे माह तक ही अपने पद पर रह सकता है, अन्यथा उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। प्रधानमंत्री जब अपना मंत्रिमंडल गठित करता है तो उसे व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्नता, भौतिक क्षेत्र, समुदायों को प्रतिनिधित्व, सदस्यों की दक्षता, उसकी समाज सेवा की इस भावना का ध्यान रखना होता है, क्योंकि सहयोगी का चुनाव निश्चित रूप से ही एक कठिन और महत्वपूर्ण विषय है। सहयोगी का चुनाव एक कठिन और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मंत्रिमंडल की सफलता सही सहयोगियों के चुनाव पर ही निर्भर। मंत्रिमंडल की जो सदस्यता है, जो मंत्रिमंडल का जो चुनाव है, वो सही सहयोगियों के चुनाव पर निर्भर करता है। वैधानिक दृष्टि से वह अपने सहयोगी के चुनाव में पूर्ण स्वतंत्रता, वह यानी कि हम देखें कि वैधानिक दृष्टि से हम देखें, एक वैल्यू यानी एक परफेक्ट दृष्टि से हम देखें तो वह अपने जो प्रधानमंत्री है वो अपने सहयोगियों के चुनाव में पूर्ण स्वतंत्र होता है। व्यवहार में भी इस संबंध में अंतिम निर्णायक हो तो उसका अपना विवेक ही है। दोस्तों एक है एमरी विद्वान के अनुसार, इसने क्या कहते हैं, वास्तव में किसी अधिनायक को ही अपना कैबिनेट के निर्माण में इतना अधिक स्वेच्छाकारी शक्ति प्राप्त होती। यानी किसने क्या बताया कि वास्तव में किसी अधिनायक को ही इतनी कैबिनेट के निर्माण में इतनी क्या स्वतंत्रता, स्वेच्छाधारी इच्छा व शक्ति प्राप्त होती है जितनी कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को होती है। तो उतनी की उतनी एक कैबिनेट के निर्माण में इतनी क्या शक्ति की जरूरत होती है, इतनी व्यवस्था की जरूरत होती है। तो ये हमने ब्रिटिश संविधान के विशेषताओं में गठन की बात की। अब है कार्य, यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कौन कौन से कार्य हैं तो उस पर बात करते हैं। तो पहला कार्य है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। ब्रिटिश के मंत्रिमंडल का पहला कार्य है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। व्यवस्था, किसी भी व्यवस्था को संपन्न करने का संबंधित कार्य। किस प्रकार, वर्तमान समय में मंत्रिमंडल केवल प्रशासनिक कार्य ही करता है। वर्तमान आज के समय में प्रधानमंत्री क्या करता है, एक प्रशासन के क्षेत्र में ही कार्य करता है, परंतु व्यवस्थापन अर्थात विधि निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुख्य रूप से तो क्या करता है, एक प्रशासन के रूप में सेवा नहीं करता है, यानी प्रशासन के रूप में सेवा तो करता है, लेकिन साथ ही साथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि किसी भी विधि को निर्मित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह विधि निर्माण में संसद का नेतृत्व नहीं करता। यह विधि निर्माण में संसद का नेतृत्व नहीं करता, बल्कि पथ प्रदर्शक भी करता है। अब नेतृत्व करने के साथ साथ किसी भी विधि का निर्माण करना है तो प्रधानमंत्री उसके नेतृत्व, विधि के निर्माण के साथ में उसका नेतृत्व और साथ ही साथ में पथ प्रदर्शन भी करता है, यानी कहाँ से कहाँ पर जाना है, किस प्रकार। ब्रिटेन में विधि निर्माण एक प्रशासन की शक्ति के एकीकरण के कारण मंत्रिमंडल का संसद से घनिष्ठ संबंध है। मंत्रिमंडल शासन की सर्वोच्च नीति कार्यक्रम में निर्धारित नहीं करता, बल्कि राष्ट्रीय नीति का भी निर्धारण करता है। इन कार्यों का संचालन हेतु आवश्यक कानून निर्मित भी कर सकता है। इस कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक कानून का निर्माण भी कर सकता है। अगला है वैधानिक परामर्श के आधार पर, वैधानिक परामर्श के आधार पर सरकारी अधिकारों, विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं। मंत्रिमंडल उन्हें अंतिम स्वीकृति के बाद में संसद को पेश करते हैं तथा अपने बहुमत के आधार पर उन्हें पास कराते हैं। मंत्रिमंडल का बहुमत होने के कारण संसद पर इतना राजनीतिक दल अपना नियंत्रण भी रखता है तथा मंत्रिमंडल ही समस्त विधि का निर्माण कार्य के लिए उत्तरदायी है। सम्राट संसद को बुलाना तथा स्थगित करने का कार्य मंत्रिमंडल की राय पर ही करता है। सम्राट की राय, जो राजा होता है ब्रिटिश का, तो उसकी राय से लोक सदन को विघटित भी कर सकता है। तो इस प्रकार इस मंत्रिमंडल के कार्यों के रूप में ये कार्य और शक्तियां उसमें पेश होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है दोस्तों ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल है ब्रिटेन का, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की शक्तिशाली होने के कारण क्या, ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है वो शक्तिशाली क्यों, इसके कारण क्या है। पहला दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा के रखा है। दलीय
भक्ति व अनुशासन, दलीय भक्ति होती है और उसके साथ में अनुशासन की पालना होती है। दलीय भक्ति यानी एक अलग दल बना लिए जाते हैं और उसी दलीय भक्ति यानी किसी विशेष आधार पर उसका संचालन होता है और उसी के अनुसार क्या कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो वो भी क्या एक मजबूत शक्तिशाली होने के लिए मंत्रिमंडल एक उत्तरदायित्व है। दलीय भक्ति अनुशासन, ठीक है, दलीय भक्ति और अनुशासन। अगला है द्विदलीय व्यवस्था। किस प्रकार द्विदलीय व्यवस्था किस प्रकार है? मंत्रिमंडल की द्विदलीय व्यवस्था होने के कारण वो भी एक प्रकार का शक्तिशाली राज्य, शक्तिशाली प्रदेश है वो बन जाता है। इस इंग्लैंड में द्विदल पद्धति होने के कारण मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बनाने में सहायक है। यानी कि इंग्लैंड में द्विदल पद होने के कारण, इंग्लैंड देश में द्विदल पद होने के कारण मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बनाने में सहायक है। उदारवादी और मजदूर दल, उदारवादी दल और मजदूर दल प्रमुख राजनीतिक दल है। उदारवादी और जो राजनीतिक दल होते हैं वो एक के उदारवादी और राजनीतिक दल प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं। उदारवादी और मजदूर दल एक प्रमुख राजनीतिक दल, यद्यपि इनके अतिरिक्त समाजवादी उदारवादी दल भी विद्यमान है, परंतु अनुदारवादी और मजदूर दल को ही मतदाताओं का समर्थन मिलता है और मतदाता इन दोनों में से किसी एक दल को अपना मत वो देकर जिताते हैं। तो दोस्तों अगला है कॉमन सभा को भंग करने की शक्ति। कॉमन सभा को भंग करने की शक्ति भी क्या ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की शक्तियों के अंतर्गत आती है। अगला है प्रत्यायोजित विधान व प्रशासनिक न्याय। मंत्रिमंडल का सहकारी स्वरूप एवं सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना। तो दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर आगे बढ़ते। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को समझाइए। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को समझाइए। ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि अमेरिका में न्याय पुनरावलोकन के कार्यकरण की विवेचना कीजिए। अमेरिका में न्याय पुनरावलोकन के कार्यकरण की विवेचना कीजिए। अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख अधिकारों का वर्णन कीजिए। अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का उसका वर्णन कीजिए। न्याय पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? न्याय पुनरावलोकन क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? अमेरिका में न्याय पुनरावलोकन के कार्यकरण की विवेचना कीजिए। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। दोस्तों अपने स्तर पर अपने सिलेबस या फिर सीरीज में इस सवाल को जरूर देख लेवे, क्योंकि अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों रट के जाना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक और सवाल है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे, लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अति लघुत्तरात्मक या फिर लघुत्तरात्मक सवालों में पूछ लिया जाएगा। दोस्तों आप जरूर इस सवाल को अटेंड कर ले। निबंधात्मक प्रश्नों में ये तो सवाल दे दिया गया है दोस्तों, लेकिन लघुत्तरात्मक प्रश्नों में बहुत ही अच्छा सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को शॉर्टकट में लिख देना दोस्तों, ठीक है। अगर निबंधात्मक पूछे तो आपको अच्छी तरीके से विस्तृत लिखना पड़ेगा दोस्तों। आप अपने एग्जाम में इसको रट के जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है कि ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा सवाल है। और ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ब्रिटेन का जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? दोस्तों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। विशेषताओं में संविधान की अलग अलग देशों की विशेषता पूछी जा सकती है। दोस्तों आप जरूर देख के जावे। तो दोस्तों ये भी सवाल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा सवाल है कि संविधानवाद की व्याख्या कीजिए। संविधानवाद क्या, इसका व्याख्या कीजिए। उसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से? संविधानवाद की धारणा का वर्णन भी कीजिए। दोस्तों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम में देख कर जाएगा। संविधान और संविधानवाद के मध्य अंतर। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, और इस सवाल को हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया है। और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सीधे चले जाइए प्ले लिस्ट में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ या फिर इस चैनल पर जाइएगा प्ले लिस्ट में, तो वहां पर आपको एक BA सेकेंड ईयर राजनीतिक विज्ञान की एक अलग से पार्ट मिल जाएगा। उसमें 15-20 क्लासें हो चुकी है दोस्तों। आप अगर उन क्लासों को अटेंड कर लेते तो आप जरूर अपने एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप इस सवाल को जरूर देख के जाओ। तो चलिए दोस्तों, हमने निबंधात्मक प्रश्नों में जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट थे उन इंपॉर्टेंट सवालों को देख लिए, और क्लास थोड़ी अब तो काफ़ी लंबी हो चुकी है। जितने सवाल निबंधात्मक प्रश्नों में से इंपॉर्टेंट थे उन सवालों को मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार थे और वीडियो को अंत तक वॉच किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेवे। दोस्तों ये आपका काम है। अपना जो जिगरी साथी है तो उसके साथ में शेयर कीजिए इस चैनल को,
तो क्या है इस वीडियो के बारे में उसको पता चले और वो भी अच्छी तैयारी को बना सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और वीडियो को लाइक को अगर पसंद आई है तो जरूर कर लेवे, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले आपके सेकंड पेपर को लेकर, राजनीतिक विज्ञान के सेकंड पेपर को लेकर दोस्तों महा मैराथन क्लास आ रही है, तो दोस्तों आप जरूर जुड़ जावे, ठीक है। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए आपके अपने दोस्त को, तो तब तक के लिए बाय बाय।